वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का। जॉन डाल्टन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जॉन डाल्टन बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ एक इंसान था। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड एंड रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर। और कहाँ पर? एक गांव के स्कूल में। डाल्टन और डाल्टन जैसे बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो जनरेशंस को ये प्रूव करके दिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सुविधाओं के बीच में ही लोग जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, बल्कि वो लोग जो सुविधाओं के बगैर पढ़े होते हैं, मेहनत की होती है, उन लोगों की मिसाल जो है वो दुनिया देती है। एंड जॉन डाल्टन वॉज वन ऑफ देम। गरीब फैमिली से थे, इंग्लैंड में पैदा हुए थे और अर्ली एजुकेशन जो थी उन्होंने अपने फादर से ही पाई थी। गांव के स्कूल में पढ़ते थे और उसी स्कूल में ही स्टार्टेड टीचिंग इन द विलेज एट द एज ऑफ 12। ठीक है जी। और आने वाले समय में उन्होंने दुनिया को चेंज करके रख दिया। किस तरह से? एक नई थ्योरी देकर और बहुत सारे नए कंसेप्ट्स के ऊपर उनकी डिस्क्रिप्शंस देकर। Dalton was the first to calculate the masses of the atoms of several elements। बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके बारे में आज हम जानते हैं, जिनके masses के बारे में आज हम जानते हैं। Dalton was the first person who calculated the masses of those atoms, and he died in 1844 as I already told you about him। Okay? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके मेन अजम्पशंस क्या थे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर हैं, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। फिर उन्होंने कहा कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही टाइप के एटम्स भी मौजूद हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और चौथा पॉइंट, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। ये 4 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा 5वां पॉइंट उनका था, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। 6वां पॉइंट, 6th पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप देखेंगे दोनों 5th और 6th पॉइंट जो है ये लगभग एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है जी। 7th पॉइंट देखते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट्स इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं किसी कंपाउंड की। 8वां पॉइंट था, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। जो नंबर होगा, जो टाइप होगी एटम्स की, वो फिक्स्ड होगी। और फिर 9वां पॉइंट था, केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। 10th पॉइंट है, atoms of the same elements can combine in more than one ratio to form more than one compound। यानी कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, उनके आप एटम्स लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार्बन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, अगर वो अलग अलग रेशो में कंबाइन होते हैं तो अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने ड्रॉबैक के बारे में बात की थी। डाल्टन ने जो बताया, जो उसकी थ्योरी थी, उसमें ड्रॉबैक बहुत सारे थे जिसके कारण वो उतनी सफल नहीं हो पाई। पिछली बार मुझे किसी स्टूडेंट ने ये बात पूछी थी कि सर, अगर ये थ्योरी इतनी सफल नहीं हो पाई तो इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसको मैंने जो उत्तर दिया था वही मैं आपको बता देता हूं। देखिए, असफलता से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है और डेफिनेटली सफल हो सकता है अगर आप उस असफलता से कुछ सीखें तो डाल्टन ने बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिया। मैंने जैसा आपको बताया, ये कंसेप्ट जो थे कुछ आम कंसेप्ट नहीं थे। इनके बारे में बहुत सारे लोग बात करते थे, जानते भी थे, लेकिन आज हम इनके बारे में ज्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि
इन्हीं की रिसर्च को बहुत सारे लोगों ने आगे फॉलो किया। इन्होंने भी कुछ लोगों की रिसर्च को फॉलो किया। मैंने आपको बताया किन किन की रिसर्च को फॉलो किया। इनकी रिसर्च को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, उनसे बहुत सारे लोगों ने सीखा और फिर नए कॉन्सेप्ट दिए जो कि आज इस्तेमाल में आते हैं। आप आगे भी बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने जॉन डाल्टन को स्टडी किया और उनसे रिलेटेड चीज़ें जो थी, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो थे उनको स्टडी किया। खैर, तो ड्रॉबैक में सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है, सबसे मेजर ड्रॉबैक हम जिसको मानते हैं वो है एटम्स वर थॉट टू बी इंडिविजिबल एज ही टोल्ड, but under special circumstances atoms can be further divided into smaller particles. And what are those particles known as? They are known as electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged particles, protons are positively charged particles, and neutrons are neutral particles. I already told you that protons and neutrons are present in the center of the atom, which is a very compact and very, very, very compact part of the atom, heavy part, okay, and it contains protons and neutrons. Protons are positively charged, neutrons are neutral, and this part is known as nucleus. And protons and neutrons together, word is used for them, nucleons, because they are found in nucleus. Since they are found in nucleus, क्योंकि वो nucleus में पाए जाते हैं, तो for them a word nucleon is used. ठीक है, and around this nucleus, the compact body present in the center of the atom, the negatively charged particles, that is electrons, they revolve in a fixed path. You know about it, है ना। खैर, आगे चलते हैं। तो ये बात जो थी उनकी सही नहीं थी कि ये डिवाइड नहीं होता है, हमने पढ़ा है कि ये डिवाइड होता है। खैर, आगे चलते हैं। Dalton's atomic theory says that all the atoms of an element have exactly the same mass, जबकि आपको याद होगा ऐसा नहीं है। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने यह भी बोला that atoms of different elements have different masses, तो ये भी सच नहीं है। even atoms of different elements can have the same mass। तो आपको याद होगा हमने दो कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए थे, आइसोटोप्स के बारे में बताया था और आइसोबार्स के बारे में बताया था। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स जो है यही इसी ड्रॉबैक की तरफ इशारा करते हैं। खैर, हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये सब कुछ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब हम बात करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। थोड़ा सा आगे इस टॉपिक को चलाएंगे। हालांकि जो अब बताने जा रहा हूं ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आपको याद होगा लेवोइजियर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, लेवोइजियर ने बताया था। और डाल्टन ने जो था कंसेप्ट दिया अपनी एटॉमिक थ्योरी में, दैट atoms can neither be created nor be destroyed। आपको याद होगा atoms can neither be created nor be destroyed। लेकिन उससे पहले लेवोइजियर का जो कंसेप्ट था कंजर्वेशन ऑफ मास का, आपको याद होगा। तो अगर आप इन दोनों चीजों को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको पता लगेगा ये दोनों जो हैं एक ही कंसेप्ट है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास इट वाज गिवन बाय लेवोइजियर एंड atoms can neither be created nor be destroyed, this concept was given by Dalton। ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा दोनों कंसेप्ट जो है वो सेम है। ओके, एंड द पोस्टुलेट ऑफ एटम्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स हैविंग फिक्स्ड मास एंड दैट नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, केम फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस गिवन बाय प्राउस्ट। चैप्टर की बिगिनिंग में ही मैंने लेवोइजियर और प्राउस्ट के बारे में आपको बताया था। आपको याद होगा लेवोइजियर ने जो कंसेप्ट दिया था इट वाज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने आपको बताया। प्राउस्ट ने जो कंसेप्ट दिया था इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो दोनों ही कंसेप्ट जो है वो डाल्टन के कंसेप्ट में इस्तेमाल किए गए। हम जरूर इसके बारे में अभी मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिले, इसलिए मैंने ये जो है आज के लेक्चर में इसको भी शामिल किया है। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट मॉडर्न अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ एटम्स। एटम्स के ऊपर बेस्ड ये जो कंसेप्ट था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए, उन पर रिसर्च के लिए ये परफेक्ट सिस्टम था और पहला सिस्टम था, पहला आप कह सकते हैं कि पहला परफेक्ट अटेम्प्ट था।
बट आगे जाकर आपको पता है बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स भी आए, ये पूरी तरह से जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। खैर उसके बारे में ये चीज़ें चलती रहती हैं, सफलता और असफलता जो है वो चलती रहती है। खैर आगे चलते हैं। ये थ्योरी जो थी, इट वॉज ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ एटम्स। एटम के टर्म्स में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का जो था वो यूज किया गया। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो क्लिपिंग है ये आपकी एक पॉपुलर रेफरेंस बुक से ली है। हालांकि मैं ये चीजें आपको बता चुका हूं और अब मैं आपको सिर्फ वहां से रीड करके ये समझा रहा हूं कि आप देखिए इसमें क्या लिखा गया। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला देखते हैं, the postulates of Dalton's atomic theory that the element consists of atoms and that atoms can neither be created nor be destroyed can be used to explain the law of conservation of mass। तो law of conservation of mass को explain करने के लिए इस postulate को इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी बात जो है, the postulates of Dalton's atomic theory that the element consists of atoms having fixed mass and that the number of kind of atoms of each element in a given compound is fixed can be used to explain the लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो मैं फिर से आपको बता दूं, वो पॉस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जहां पर यह बताया गया है द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर सकता है। और दूसरा पॉस्टुलेट जहां पर यह बताया गया है एलिमेंट जो है वो एटम से बने होते हैं जिनके फिक्स मास होते हैं, नंबर होते हैं और काइंड ऑफ एटम्स जो होते हैं ऑफ ईच एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, और इसकी हेल्प से आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको पहले बताया, ये एक रेफरेंस बुक है पॉपुलर, उसकी ये क्लिपिंग है जो मैं आपको समझा रहा हूं। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसी रेफरेंस बुक की एक और क्लिपिंग थी, उसमें एक्सप्लेन किया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीजें समझा दी हैं। ये सिर्फ मुझे यहाँ से क्लिपिंग्स जो हैं वो अच्छी लगी और मैं आपके साथ वो शेयर करना अपनी ड्यूटी समझ रहा था, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखिए ध्यान से, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक कंसेप्ट जो है, थ्योरी जो है, उसके मुताबिक एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब सिंस वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसका मतलब है the number of various types of atoms in products of a chemical reaction is same as the number of all those atoms in the reactants। इसका मतलब है reactants में मौजूद जो नंबर है एटम का वो सेम होता है जो प्रोडक्ट में होता है ना। यानी कि रिएक्टेंट में अगर सपोज करो 5 एटम्स मौजूद है तो प्रोडक्ट में भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 5 ही होने चाहिए। ओके, सो the total mass of products is equal to the total mass of reactants। यही रीजन है कि टोटल मास प्रोडक्ट्स का जो है वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर। मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर रिएक्टेंट में सपोज करिए किसी एलिमेंट के 5 एटम्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स में भी उनका पांचों का मौजूद होना जो है वो जरूरी है, तो अगर वो 5 हैं, आप उनके एटॉमिक मास को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो जो नंबर आएगा वही नंबर जो है यहां पर भी बनने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स के बराबर ही होते हैं। यही रीजन होता है कि उनका मास जो है, रिएक्टेंट्स का मास जो है वो भी प्रोडक्ट के मास के बराबर ही होने वाला है। खैर यहां पर एक एग्जांपल दी है कैल्शियम कार्बोनेट की, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कौन सी आपको एग्जांपल दी थी, लेकिन आप इस एग्जांपल को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। देखिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जब आप स्टडी करते हैं तो आपको यहां पर ये बोला गया है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड द नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, और इसी को तो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से पढ़ा। ठीक है जी, आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का नंबर 1 है तो ये वाटर है, एक लाइफ सेविंग सब्सटेंस। लेकिन अगर हाइड्रोजन का नंबर 2 है और ऑक्सीजन का नंबर भी 2 है तो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक्सट्रीमली पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है जी, एक पॉइजनस सब्सटेंस है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका मतलब है
आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं जो कंबाइन हो रहे होते हैं विल ऑलवेज हैव द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, नंबर से भी और मास से भी उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है, उनका जो कंबाइन होने का सिस्टम होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो इतना जो आपने पढ़ा है अभी तक, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि एक बार आप ये, मैंने जैसा आपको बताया एक पॉपुलर रेफरेंस बुक है और शायद सबके पास नहीं होगी, तो और मैं चाहता था कि सब यहां से पढ़ें, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये क्लिपिंग्स जो हैं शेयर की। ज़्यादा मुझे समझाना नहीं पड़ा, मैंने आपने देखा होगा कि ज़्यादा आपको पढ़कर ही बताया, ज़्यादा समझाना है। ये दिस इज STM। ठीक है जी, इस टॉपिक का नाम है STM, आप देख सकते हैं। STM एक्चुअली है क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। STM जो है इसका ये एक एब्रिवेशन है। S फॉर होता है स्कैनिंग, T से होता है टनलिंग और M से होता है माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप, ये इसकी फुल फॉर्म है। S फॉर स्कैनिंग, T फॉर टनलिंग, M फॉर माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप जो है ये सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे एडवांस टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको। और ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है विच कैन प्रोड्यूस कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस जो है ये प्रोड्यूस कर सकती है ऑफ द सरफेस ऑफ एलिमेंट्स विच शो द इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है जी, आप देखिए आगे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। ये जो पिक्चर है ये STM से खींची गई है, STM से ली गई है। ठीक है, ये एक 3D रेंडर्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इमेज है एटम्स की। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं STM जो है ये बेसिकली एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड फॉर इमेजिंग द सरफेस ऑफ एटमिक लेवल। इट वाज डेवलप्ड इन 1981 बाय गर्ड बेनेगन, हेनरिच रोरर। ये दो लोग थे जिनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में 1986 में। ठीक है जी, और ये दो लोग आप देख पा रहे होंगे, और ये वो डिवाइस है जो इन्होंने डेवलप की थी। खैर आगे हम बात करते हैं। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एक गजब की चीज है। एटम्स का साइज इतना छोटा है कि हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको उनकी पिक्चर लेना जो है हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो STM जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सी एटम्स दो इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली आप इन एटम्स को देख सकते हैं, इनडायरेक्टली, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया इनडायरेक्टली ही हम इनको देख सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटे होते हैं एटम्स साइज में ना, एटम्स का साइज बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज। इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम इनको कहते हैं कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। You know about bricks, they are building blocks of a building. Similarly, atoms are building blocks of matter. आप देखिए एक सेल, आप सेल के बारे में जानते हैं, बायोलॉजी में आपने सेल पढ़ा है। तो सेल देखिए वो तो आप देख पाते हैं, ठीक है ना, आप सेल को जो है देख पाते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, लेकिन एटम को माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते, क्योंकि एक सेल जो है वो खुद भी सैकड़ों एटम से बना होता है। यानी कि एटम्स जो है, आप समझ सकते हैं, एटम्स और सेल्स को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा एटम जो है वो बहुत 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 छोटा है। किससे? सेल से। एक सेल जो है एटम से ही बना होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एटम्स जो है इतने छोटे हैं कि उनको मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। एटम्स जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, एंड एन एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। रिमेंबर, एटम्स के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे एटम्स के बारे में जानते हैं। सोडियम, इसको आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन, आप इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन, आप इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन, आप N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूं रिप्रेजेंटेशंस के बारे में, वो मैं आपको अभी बताता हूं। आप देखिए, एटम्स जो हैं उनको
एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, हाइड्रोजन को आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, क्लोरीन को Cl से। यानी कि आपने यहां पर एक चीज देखी होगी, जो पहला लेटर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर पहले लेटर के अलावा एक और लेटर जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो लेटर्स जो होते हैं किसी एलिमेंट के, हम यहां पर अक्सर जो है वो देखते हैं। ठीक है जी, उसे आप सिंबल की तरह यूज करते हैं। लेकिन यह कंसेप्ट जो है हर जगह यूज नहीं होता। मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे अगर आप गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड, इसको AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब गोल्ड तो G से शुरू होता है। अगर आपको गोल्ड देखेंगे GOLD, तो आप G लिख दीजिए, O लिख दीजिए, GL लिख दीजिए, GD लिख दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हम उसको ऐसे नहीं लिखते, हम उसको AU लिखते हैं। ना A गोल्ड में मौजूद है, ना U गोल्ड में मौजूद है, फिर हम इसको AU क्यों लिखते हैं? उसका रीजन है कि इन एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स को हम उनके लैटिन नेम से जानते हैं। जैसे गोल्ड लैटिन नेम है ऑर्म, इसीलिए इसका सिंबल जो है वो AU है। आप बात करते हैं सिल्वर, सिल्वर जो है इसका लैटिन नेम जो है वो है आर्जेंटम। दैट इज वाई आप इसको AG ओके लिखते हैं। ऐसे ही पोटेशियम, इसका पोटेशियम का लैटिन नेम जो है वो है कैलियम। तो कैलियम है इसलिए इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। टिन, इसको जो है आप देखिए यहां पर लिखा होगा स्टेनम, ओके स्टेनम, और इसलिए इसको आप SN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो एलिमेंट्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, और दे आर ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर, ओके दे आर ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। और एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरह से ये आइडेंटिकल होते हैं। एटम्स का साइज जैसा मैंने आपको बताया बहुत 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 छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन। इसीलिए जब इन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो किसी एक एटम को लेकर आप किसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करते, आपको एक से ज्यादा एटम्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं, और फिर वो जो एक ग्रुप बनाया जाता है एक एटम्स का, उन पर रिसर्च किया जाता है, उस स्ट्रक्चर पर रिसर्च किया जाता है। ठीक है जी, मैं फिर से आपको बता दूं, experiments to find out their structure and behavior have to be conducted with large number of them। बहुत सारे एटम्स को लेकर उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है, तब उनके बारे में समझने की कोशिश की जाती है। From the results of these experiments, इन एक्सपेरिमेंट्स से हमें जो चीज़ें पता लगती हैं उसके हिसाब से ही हम एक हाइपोथेटिकल जो है स्ट्रक्चर जो है, मॉडल जो है किसी एटम का वो बनाने की कोशिश करते हैं, एंड इट बिहेव्स लाइक द ट्रू एटम। आप देखिए इनका साइज जो है वो कितना छोटा है। हाइड्रोजन 0.037 नैनोमीटर, ओके कार्बन 0.077 नैनोमीटर, नाइट्रोजन 0.074 नैनोमीटर, ऑक्सीजन 0.073 नैनोमीटर। कितने छोटे हैं ये साइज में, ये बहुत ही छोटे हैं साइज में। मैंने आपको बताया विजिबल भी नहीं है, ठीक है जी, ये इतने छोटे हैं कि ये विजिबल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एटम्स के बारे में, जैसे मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल, और हाइड्रोजन जो है इसका मैंने आपको बताया इट इज़ 0.037 नैनोमीटर। इट्स एटॉमिक रेडियस इज 0.037 नैनोमीटर। व्हेन वी से अगर आप इसको चाहें तो, अगर मीटर में करना चाहें तो वो हो गया 0.037 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है जी, तो आप देखिए इनका रेडियस जो है वो कितना छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। इतना छोटा कि एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, मतलब जो आप समझ सकते हैं कि सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा, उसमें भी ये जो है वो दिखाई नहीं देते। इसीलिए मैंने आपको बताया इनके लिए एक स्पेशल तरह का माइक्रोस्कोप, जिसको आप STM बोलते हैं, उससे इनको देखने की कोशिश जो है वो की जाती है। आपके मन में कई बार ये ख्याल भी आएगा कि कौन ऐसा इंसान था जिसने इनको सिंबल्स दिए,
तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया। एक एटम को सिंबल देने का काम जो है किसी एक इंसान का नहीं रहा। डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए थे। मैंने आपको एक पीछे डाल्टन की एक बुक की एक कॉपी दिखाई थी, एक शीट दिखाई थी, ये आपको याद होगा। अब ये पूरी तरह से विजिबल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये जो है एक्चुअली एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से डाल्टन ने उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। आप देखिए, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए डाल्टन ने जो हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन था वो ऐसे था, ये एक सर्कल बनाकर बीच में ये सर्कल, ठीक है। हाइड्रोजन को इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इसको पूरे को शेड किया, एक सर्कल बनाया और उसको पूरा शेड कर दिया, ठीक है। अब ये तो मेरे से तो ये छूट रहा है ना, ये पूरी तरह से शेडेड, ओके। ऑक्सीजन जो था उसको केवल उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, एक सर्कल से। फास्फोरस को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इसी सर्कल में इस तरह से, ओके। सल्फर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये सर्कल, ओके। प्लैटिनम को उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। गोल्ड जो था उसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है जी। सिल्वर को इस तरह से, लेड को ये रिप्रेजेंटेशन दी गई और मरकरी को बीच में इस तरह से डॉट्स डाल के रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है जी। तो खैर, ये तो रिप्रेजेंटेशन थी उन एलिमेंट्स की जो डाल्टन ने किए थे। इसके अलावा बर्जीलियस जो थे स्वीडन के, he proposed that the first letter of the name of an element should be used as its symbol। उन्होंने कहा कि जो पहला लेटर है, ठीक है जी, उसको आप सिंबल की तरह यूज में ला सकते हैं। जे बर्जीलियस स्वीडिश थे और उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेटर जो है, मैं फिर से बता दूं क्या नाम था इनका, जे बर्जीलियस, ओके। जे बर्जीलियस जो थे, कई जगह पर आप देखेंगे यहां पर सिंगल एल होता है, कई जगह पर डबल एल होता है। तो जे बर्जीलियस जो थे वो स्वीडिश थे और उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लेटर है उसको, उसकी हेल्प से आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर, ये भी आपको मैं बता दूं, या आप कह सकते हैं कि पहला लेटर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, अब जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम जो है वो जी से ही शुरू होता है और गोल्ड भी जी से शुरू होता है, तो आप पहले लेटर से दोनों को नहीं कर सकते ना, ओके। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि कई ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीशियम भी एम से और मैंगनीज भी एम से। तो अब कैसे आप बोल सकते हैं कि कौन सा मैग्नीशियम है और कौन सा मैंगनीज, इसीलिए एक और लेटर का यहां पर कॉम्बिनेशन बनाया गया, इसके साथ Mg का और इसके साथ Mn का, ये बताने के लिए कि ये कौन सा एलिमेंट जो है। दिस आइडिया लेड टू द मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। ये जो है मॉडर्न आइडिया आप इसको कंसीडर करते हैं। आजकल जो सिंबल्स जिस तरह से यूज किए जाते हैं वो इसी तरह से यूज में लाए जाते हैं। आई एम श्योर कि आपको आज का ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो, और इनमें ज़्यादातर जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जो नई चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कंसेप्ट के बारे में, इसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बता चुका था। लेकिन एक बुक से मुझे ये अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। एसटीएम के बारे में आज हमने बात किया, एटम्स के बारे में बात किया, सिंबल्स के बारे में, उनके साइज के बारे में हमने बात किया। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो थी आपके लिए नई थी। आई एम श्योर कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।